हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू होने के बाद दिन प्रतिदिन इसकी नई से नई चर्चाएं होती रहती है। आज जो फाइल हिमाचल प्रदेश की ओपीएस की रॉ डिपार्टमेंट को सेंड कर दी है, अब रॉ डिपार्टमेंट की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आती है, क्या उसके अपने विचार पेश करती है, इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेगी। अभी तक वो ओपीएस की जो फाइल को उसको रीड करा है, उसके बाद ही अपनी राय देगा। आज आपको जानकारी देंगे कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू होने के लिए जो 6 ऐसी शर्तें हैं, जो नियम हैं जिनसे ओपीएस कैंडिडेट को गुजरना होगा। तो वो कौन कौन से नियम रहते हैं। बात रहती है ओपीएस की। 2003 में एनपीएस की शुरुआत की गई थी और ओपीएस लागू करने के लिए 2003 से ही इसका आंकड़ा लिया गया है। तो 2003 के बाद जितने भी कर्मचारी हैं ओपीएस एनपीएस का जो अपना अंशदान देते हैं, वो सभी कैंडिडेट ओपीएस के लिए जा रहे हैं। तो 2003 में जो पेंशन की स्कीमें थी, जो नियम थे और उस वक्त जो पेंशन का किस तरह दी जाती थी, वही व्यवस्था अब 2003 वाली ही अब नए सिरे से बहाल होगी। अब बात रहती है इसमें क्या परिवर्तन होंगे या वही सेम टू सेम रहेगी। बाकी तो ये तो रॉ की जो फाइल गई है उसकी आने के बाद ही पूरी जानकारी मिलेगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कर्मचारियों से रिकवरी कैसे की जाए, एनपीएस वाले कर्मचारियों से रिकवरी कैसे की जाए। हालांकि हिमाचल प्रदेश का भी कुछ एक हिस्सा जो पहले के एनपीएस वाले कैंडिडेट रिटायर हो चुके हैं उनको दिया गया है, और वहाँ से कैसे उसको पैसे को जो 60% पैसा जो मिला हुआ है तो उसको कैसे रिकवर किया जाए। तो इसमें रहता है कि पहले जितना भी इनको एनपीएस की तरफ से जो पैसा मिला हुआ है रिटायरमेंट का 60%, उसको स्टेट सरकार को चुकाना होगा, फिर ये कैंडिडेट जो है ओपीएस के अंतर्गत आएंगे। तो इसी पे रॉ डिपार्टमेंट जो पूरी की छानबीन कर रहा है और इस पे 6 शर्तें लगाई जा रही है रॉ डिपार्टमेंट की तरफ से। तो सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि एरियर कैसे दिया जाएगा, या फिर जो भी पैसा होगा जो सरकार एनपीएस कर्मचारियों से लेना चाहती है, क्या वो उसको रिकवरी के तौर पे एरियर से करेगी पूरा। तो ये पहला इसमें एक ऐसा मसद्दा रहता है जिसको हल करना अभी बाकी है। अब रहती है दूसरी बड़ी शर्त की एनपीएस में रहने वाले कर्मचारियों के लिए क्या प्रावधान किया जाए। तो कोई भी कैंडिडेट एनपीएस में भी रह सकता है, ओपीएस में जाना चाहे तो ओपीएस में भी जा सकता है। तो दोनों का मसला तो उन पे कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, एनपीएस पे जाना है क्या ओपीएस पे जाना है। ओपीएस का तीसरा पहलू जो रिटायरमेंट एनपीएस कर्मचारी है उनसे पैसा कैसे रिकवर किया जाए। तो सबसे बड़ा मसद्दा यही रहता है कि एनपीएस कर्मचारियों से जो रिटायर हो चुके हैं उनसे जो पैसा मिल चुका है 60%, तो उसको कैसे रिकवर किया जाए। तो उसके भी नियम बनाए जा रहे हैं और उन्हीं नियम के आधार पे एनपीएस वाले कैंडिडेट जो रिटायर हो चुके हैं वो ओपीएस में आना चाहते हैं, तो उनको वो सारे के सारे सिस्टम जो नियम है उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद अगला जो मुद्दा रहता है जिसमें कि जो भी कैंडिडेट रिटायर होगा उनको कितनी पेंशन दी जाए। जो उनकी लास्ट सैलरी की है, जो उनकी लास्ट सैलरी में से 50% दिया जाए, या फिर इससे कम किया जाए, या फिर इसके आधार पे भी और भी नियम बनाए जाए जिसके तुलना करके फिर उनको जो है पेंशन दिया जाए। पर बात रहती है कि कितनी पेंशन उनको दी जाएगी। 2003 वाला ही जो कानून बने हैं, जो नियम बने उनको ही फॉलो करना है, तो फिर ज़्यादा मगर मार की ज़रूरत नहीं रहेगी। वही सिस्टम, वही जो पुराना सिस्टम है उसी को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो फिर नए नियमों के अनुसार ही इसमें बदलाव किए जाएंगे। इसके बाद अगला जो पहलू रहता है ओपीएस का, जो राज्य सरकार का द्वारा दिया गया एनपीएस में अपना योगदान उसको कैसे वापस दिया जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट में ऐसी पॉलिसी बनी हुई है कि कोई भी कर्मचारी जो इंडिविजुअल करके अपना जितना भी अंशदान उन्होंने जमा करवा है उसको वापस ले सकती है। वो कंपनी को लेटर लिख सकती है, कंपनी को से संपर्क करके अपना जितना भी उनका एनपीएस का जो पैसा कटा हुआ उसको वापस ले सकती है। लेकिन बात रहती है राज्य सरकार की। जो राज्य सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों के साथ जो अपना 14% 10% का जो अपनी तरफ से जो योगदान दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट में जमा कराने के लिए, उसको कैसे वापस लिया जाए। तो आप जानते हैं कि एनपीएस का जो फंड है वो कर्मचारी खुद ले सकता है, लेकिन राज्य सरकार अगर इसको लेना चाहे तो वो नहीं ले सकती है।
पहले जैसे सुखविंदर सुक्खू की सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन है 4,000 करोड़ लगभग जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है उसको वापस लेने के लिए उन्होंने लेटर भी लिखा हुआ था कि हमारा जो स्टेट का जितना भी पैसा बनता है एनपीएस कर्मचारियों का उसको वापस करने के लिए कौन सा योगदान कैसा फार्मूला अपनाना चाहिए। तो उस पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है कि कैसे उसको पैसा वापस भेजेंगे। तो इस पर ही रॉ डिपार्टमेंट पूरी की पूरी जितनी भी जानकारी इकट्ठा करेगा और कैसे पैसा वापस लिया जाए उस पर भी चर्चा करेगा। ओपीएस का छठा पहलू की विकल्प के आधार पर कर्मचारी ओपीएस या फिर एनपीएस में रह सकता है। वित्तीय विभाग के अनुसार जिस कर्मचारी की सेवाकाल ज़्यादा है या उसकी सेवाकाल की लेंथ लंबी है और जो अपना एनपीएस का जो योगदान है वो लंबे समय से दे रहा है उनको एनपीएस में रह के ही उनका बेनिफिट रहेगा। अगर वो ओपीएस में आते हैं तो ओपीएस के आधार पे जो उनका सैलरी का अमाउंट फिक्स किया है वही मिलेगा और एनपीएस के आधार पे जितना कंट्रीब्यूशन बने हैं उससे ज़्यादा ही उनको मिलेगा। अब रहता है जिन कर्मचारियों की लेंथ ऑफ सर्विस कम होगी उनको ही ओपीएस का लाभ मिलेगा। अब जिन कर्मचारियों की सेवा काल जो है 30 या 40 साल तक होगा उनको एनपीएस में रह के ही उनका बेनिफिट रहेगा और जिन कर्मचारियों का 10 से लेकर 20 साल के बीच में है उनको ओपीएस में का लाभ लेने के लिए ही ओपीएस अपनाना होगा, क्योंकि ओपीएस का 10 और 20 में उनका जो एनपीएस का अगर लेते हैं वो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन देते हैं तो कम ही जाता है और उनका जो रिटायरमेंट के जो 60% के आधार पे उनका जो पैसा बनेगा वो कम ही बनेगा। तो इसी के लिए उनको ओपीएस में जाएंगे तो ओपीएस में उनको लाभ मिलेगा और 10 साल के बाद जो ओपीएस का टाइम में रखा हुआ है कि 10 साल कंपलसरी होने चाहिए ओपीएस लेने के लिए, तो उनको वो बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अभी आपको जो 6 पहलू बताए इनको रॉ डिपार्टमेंट एग्जामिन करेगा, उसके बाद वित्तीय विभाग को वापस अपनी फाइल भेजेगा। वित्तीय विभाग फिर कैबिनेट की मीटिंग होगी जिसमें ये चर्चा करेंगे। कैबिनेट की मीटिंग के बाद फिर हिमाचल प्रदेश का बजट आने वाला है, बजट में उसका प्रावधान रखा जाएगा। फिर उसके बाद ही ओपीएस को लागू करने के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो अभी प्रोसेस लंबा है, इसके लिए थोड़ा वक्त लग सकता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे और भी ओपीएस की जो भी और लेटेस्ट अपडेट आती है आपको हमारे इस चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।